हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी पर। तो आज जो हम चैप्टर कवर करने जा रहे हैं वह भारतीय संविधान के अधिकार। ठीक है, ये हमारा क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 2 रहेगा ये। और जो हमारा बुक का नेम है वो है भारत के संवैधानिक सिद्धांत और व्यवहार। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब हम सबसे पहले अधिकार का बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अधिकार वे दावे हैं जो व्यक्ति को आत्म प्राप्ति और अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए सहायता प्रदान करता है। यानी कि अधिकार जो हैं वो ऐसे दावे हैं जो कि हर एक व्यक्ति अपनी आत्म प्राप्ति और अपने विकास के लिए यूज करता है। अधिकार किसी व्यक्ति का कोई भी कार्य है जो कानून अनुमति देता है। ठीक है, यानी कि हर एक व्यक्ति के वो कार्य जिसकी अनुमति जो है वो कानून दे रहा है, तो वो होते हैं अधिकार। थर्ड है हमारा, अधिकार वे चीज है जिसकी हर एक व्यक्ति को विकास के लिए आवश्यकता होती है और हर कोई इसकी मांग करता है। तो ये 3 अलग अलग हमारी डेफिनेशंस हो गई। अब हम देखेंगे अधिकारों का घोषणा पत्र क्या होता है। अधिकार घोषणा पत्र नागरिकों के अधिकारों को सूचीबद्ध करने वाले एक औपचारिक घोषणा पत्र, यानी कि एक ऐसा पत्र जिसमें नागरिकों के अधिकारों को सूचीबद्ध करके सुरक्षित किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। अब हम देखेंगे मौलिक अधिकार, जो कि सबसे ज्यादा मेन है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मौलिक अधिकारों में से ही आता है। मौलिक अधिकार क्या होता है? मौलिक अधिकार अथवा मूल अधिकार भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं उनको क्या बोलते हैं? मूल अधिकार भी बोलते हैं। और ये भारतीय संविधान की विशेषता है और भारत को लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए एक आधारशिला के रूप में काम करता है। उसके अलावा ये अधिकार न्याय, समानता और बंधुत्व को बढ़ावा देने एवं राज्य की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध व्यक्ति को सुरक्षा देने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि जो मौलिक अधिकार दिए जाते हैं वो क्यों दिए जाते हैं? एक तो सबसे पहले ये न्याय, समानता और बंधुत्व को बढ़ावा देते हैं मौलिक अधिकार। और उसके अलावा अगर ऐसा होता है कि जो राज्य यानी कि जो सरकार है वो मनमानी तरीके से काम करने की कोशिश करे और जनता को परेशान करने की कोशिश करे, तो जनता के पास क्या होते हैं? अपने आप को सुरक्षित करने के लिए मौलिक अधिकार दिए गए होते हैं। तो इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मौलिक अधिकारों का हमारे लाइफ में। मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार ऐसे अधिकारों का समूह होता है जो किसी भी नागरिक के भौतिक के अंतर्गत कौन से आ जाते हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही मौलिक अधिकार किसी भी देश के संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को दी गई आवश्यक स्वतंत्रता और अधिकारों का एक समूह को संदर्भित करता है। यानी कि मौलिक अधिकार कौन से अधिकार होते हैं? जो एक व्यक्ति को भौतिक और नैतिक विकास के लिए मार्गदर्शन देते हैं। ठीक है, और भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी भी होते हैं। उसी के साथ साथ मौलिक अधिकार जो होता है वो एक प्रत्येक व्यक्ति को एक आवश्यक स्वतंत्रता और अधिकारों का समूह प्रदान करता है। तो यही होती है हमारे मौलिक अधिकारों की विशेषता और इम्पोर्टेंस। अब हम देखेंगे मौलिक अधिकार के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने संवैधानिक प्रावधान भी पढ़ने हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक 6 मूल अधिकारों का प्रावधान है। यानी कि भाग कौन सा है संविधान का? भाग 3 में हमें मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। कौन से कौन से अनुच्छेद तक? 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक। उसके अलावा सबसे पहले हमारा जो मौलिक अधिकार होता है वो होता है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हमें देखने को मिलता है। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। फोर्थ है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको धर्मनिरपेक्षता का भी अधिकार कहा जाता है। ये हमारा 25 से 28 के बीच में हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा हमारे पास है संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, यानी कि पढ़ने का अधिकार और अपनी संस्कृति को अपनाने का अधिकार, जो कि हमारे अनुच्छेद 29 और 30 में हमें देखने को मिलता है। फिर आता है हमारा औपचारिक संवैधानिक औपचारिकता का अधिकार, जो कि हमें अनुच्छेद 32 में देखने को मिलता है। 32, 33, 34, 35 चार बेसिकली होते हैं संवैधानिक औपचारों के अधिकार में, बट मेनली यहाँ पे 32 ही माना जाता है सबसे इम्पोर्टेंट।
अब हम देखेंगे जो हमारे पास मौलिक अधिकार हैं यानी कि मूल अधिकार हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं। मौलिक अधिकार से इसमें क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में है जो मैंने आपको पॉइंट्स भी बताए हैं। मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि कुछ ऐसे अधिकार भी हैं जो कि सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वे नागरिक हों, विदेशी हों यानी कि टूरिस्ट हों, या कानूनी व्यक्ति हों जैसे निगम या फिर कंपनियां। अब देखिए, मौलिक अधिकार है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए ही है। मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के लिए भी है, साथ ही साथ टूरिस्ट हो जाएंगे उनके लिए भी है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कानूनी रूप से कार्य करता है उसके लिए भी है, कंपनीज अगर कोई ग्रुप है, ठीक है, उनके लिए भी है मौलिक अधिकार। जैसे कि अगर एक पर्सन है जो विदेश से आया हुआ है, चाहे वो एनआरआई हो चाहे वो टूरिस्ट हो, उसको अधिकार है कि उसको स्वतंत्रता का अधिकार है, उसको समानता का अधिकार है, ठीक है। तो यही सब होता है मौलिक अधिकार कि सिर्फ और सिर्फ नागरिक को ही नहीं, कुछ हैं जो सिर्फ नागरिक को हैं, बट कुछ ऐसे भी हैं जो नागरिकों के साथ साथ अन्य व्यक्ति को भी उपलब्ध कराए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है, ये अधिकार पूर्ण नहीं होते बल्कि सीमित होते हैं। यानी कि अगर हमारे पास मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता है, अनलिमिटेड स्वतंत्रता है, ऐसा नहीं है। ये कुछ सीमित स्वतंत्रता में प्रदान करता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास शिक्षा का अधिकार है। हम सभी को अधिकार है कि हम शिक्षा ले सकते हैं, हमारा मूल अधिकार है। लेकिन जो सरकार है वो इसके लिए कितना कोशिश करती है कि वो बोलती है कि 8 तक जो शिक्षा रहेगी वो फ्री रहेगी, ठीक है। सभी के लिए इम्पोर्टेंट है कि 8th क्लास तक की जो शिक्षा है वो हर एक पर्सन ले, बट उसके आगे की जो शिक्षा रहेगी वो हर एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट होती है, जिसका अर्थ है कि राज्य उन पर उचित प्रबंध लगा सकता है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक आवश्यकताओं के बीच का संतुलन है। अब देखिए, हमारे पास जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे उस पे जो सरकार है ना वो उचित प्रतिबंध लगा सकती है। यानी कि अगर सरकार को लगता है कि उस पर प्रतिबंध लगाना ज़रूरी है तो सरकार उन पर प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे कि होता है ऐसा आपातकाल के टाइम पे, आपने आपातकाल के बारे में पढ़ा होगा। थर्ड पॉइंट है, ये सभी अधिकार राज्यों के मनमाने कार्यों के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं। हालांकि इसमें से कुछ निजी व्यक्तियों के कार्यों के विरुद्ध भी उपलब्ध कराए जाते हैं। यानी कि अगर हमारे पास मौलिक अधिकार है तो वो क्यों है? क्योंकि हम जो राज्य का मनमाना कार्य होता है, अगर वो अपनी मनमानी चलाने की कोशिश करती है, तानाशाही चलाने की कोशिश करती है, तो हम उसके अगेंस्ट अपने मौलिक अधिकारों को यूज करके सेफ हो सकते हैं। बट हमारे पास कुछ मौलिक अधिकार ऐसे भी हैं जो हम एक जो सेकंड पर्सन है ना उसके खिलाफ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें हानि पहुंचाने की किसी न किसी तरीके से कोशिश कर रहा होता है। ये सब आप लोग समझते हो क्योंकि आप समझदार हो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें से कुछ अधिकार जो हैं वो प्रकृति में नकारात्मक होते हैं क्योंकि राज्यों की शक्तियों पर सीमा आरोपित करते हैं, जबकि अन्य जो अधिकार होते हैं वो सकारात्मक रूप से कार्य करते हैं क्योंकि वे व्यक्तियों को कुछ विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। अब इसको समझिए थोड़ा सा, नकारात्मक क्यों बोला गया है मौलिक अधिकारों को? क्योंकि ये जो सरकार की शक्तियां होती हैं ना उनको सीमित करते हैं। और इनको सकारात्मक क्यों बोला गया है? क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति को कुछ स्पेशल राइट्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये अधिकार न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, जिसमें नागरिक अपने अधिकारों के उल्लंघन होने पे कानूनी उपाय के लिए सीधा न्यायालय जा सकता है। इससे निश्चित किया जा सकता है कि व्यक्तियों की न्याय तक पहुंच हो और वे सरकार को अपने कार्यों के लिए जवाबदेह ठहरा सके। नेक्स्ट पॉइंट है, ये अधिकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संरक्षित और सुरक्षित होते हैं। इसलिए जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं वो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जरूरी अपील किए बिना सीधा सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकते हैं। यानी कि अगर मौलिक अधिकारों का किसी भी तरीके से हनन होता है तो एक पर्सन के पास ये राइट है कि वो डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी जो भी उसके साथ हुआ है, जिस वजह से वो पीड़ित है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल्स दे सकता है और अपना केस जो है वो वहाँ पे फाइल कर सकता है। क्योंकि न्याय जो हमारा संविधान है वो ये चीज़ लिखता है कि जो हमारे मौलिक अधिकार है ना वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षित और संरक्षित किए जाएंगे।
अब हम पढ़ेंगे समानता के अधिकार को डिटेल में, यानी कि समानता के अधिकार में जो कानूनी प्रावधान है यानी कि अनुच्छेद हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला मैं आपको बता देती हूँ, समानता का जो अधिकार हमें देखने को मिलता है ये संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हमें देखने को मिलता है। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के जो समक्ष है वो सभी व्यक्ति समान होंगे। यह हमारा एक समानता का अधिकार हो गया। और जो अनुच्छेद 15 है वो कहता है कि भेदभाव का निषेध किया जाएगा, यानी कि भेदभाव नहीं होगा किसी के साथ, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, जाति के आधार पे हो, रंग के आधार पे हो, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। जो अनुच्छेद 16 है वो ये बोलता है कि सार्वजनिक रोजगार के जो अवसर होंगे वो सभी को समान प्राप्त होंगे। जो हमारा अनुच्छेद 17 है वो ये बोलता है कि अस्पृश्यता यानी कि जो छुआछूत वाला सिस्टम था पुराने ज़माने में उसका उन्मूलन किया जाएगा, यानी कि ऐसा नहीं कहा जाएगा कि किसी को देखने से, किसी की परछाई पड़ने से या किसी के छूने से हम अपवित्र हो रहे हैं। उस चीज़ का यहाँ पे उन्मूलन किया गया और ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 18 में लिखा हुआ है कि उपाधियां जो होती थी उसका उन्मूलन किया जाएगा, यानी कि किसी के भी द्वारा उपाधि नहीं ली जाएगी। आपको पता होगा स्वतंत्रता से पहले जो हम ब्रिटिश थे वो सर और मैम की उपाधि लेते थे। अगर किसी के आगे सर लगा हुआ है ना तो एक उपाधि कहलाती थी वो। आजकल तो हम नॉर्मली अगर किसी को नहीं जानते तो सबको सर या मैम ही बोलते हैं, लेकिन उस टाइम पे वो एक उपाधि के रूप में काम करती थी। और साथ ही साथ आपने अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट हो आप तो आपको पता होगा कि जो पुराने ज़माने में राजा महाराजा होते थे तो वो उपाधियां धारण करते थे, जैसे कि किसी ने चक्रवर्ती की करी, किसी ने जिल्ला इलाही की करी, तो ये सारी उपाधियां होती थी। बट आज के टाइम पे क्योंकि हम सभी समान हैं, हमारे पास समानता का अधिकार है, तो उपाधियों का क्या कर दिया गया? उन्मूलन कर दिया गया। तो ये था हमारा जो समानता का अधिकार है उसमें जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है हमने ब्रीफ में यहाँ देख लिए। अब हम देखेंगे सेम चीज स्वतंत्रता के अधिकार के लिए। हमें जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो 19 से लेके 22 तक के जो अनुच्छेद हैं उसमें हमें देखने को मिलता है। तो अनुच्छेद 19 क्या बोलता है? अनुच्छेद 19 का कहना है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि हर एक व्यक्ति को अपने बात रखने की और अपने जो फीलिंग्स हैं उसको एक्सप्रेस करने का अधिकार है। हर एक व्यक्ति भाषण दे सकता है, हर एक व्यक्ति बोल सकता है, बट हाँ उसके भाषण से कोई सेकंड पर्सन हर्ट ना हो रहा हो, इस चीज का वो थोड़ा ध्यान रखे। हमारा जो अनुच्छेद 20 है वो कहता है अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार में जो अनुच्छेद 20 है वो ये बोलता है कि जो अपराधी हैं उनकी जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। उनको बंदी तो बना के रखा जा रहा है, उनको जेल में रखा जा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी ना उनकी कुछ बेसिक स्वतंत्रता है ना वो उनको दी जानी चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो ऑब्वियस सी बात है उसको जब जेल में बंद रखा जाएगा तो उसकी स्वतंत्रता का अधिकार का हनन हो रहा है, वो छीन ली जा रही है वो। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कायदे कानून होते हैं जिसके अंदर उनको रखा जाता है जिस वजह से पूरी तरीके से उनका स्वतंत्रता का जो अधिकार होता है वो नहीं छीना जाता। सपोज वो अपने जो घर वाले होते हैं, अपने जो फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ मिल सकते हैं, ठीक है। एक दिन तय किया जाता है जेल के अंदर कि इस दिन आपके फैमिली वाले आके आपसे मिल सकते हैं, फ़ोन पे भी कभी कभी बात हो जाती है। तो ये क्या हो गया, उनको इतनी तो स्वतंत्रता दी गई है ना कि वो बात कर सके, मिल सके। तो यही चीज़ें हमारी जो 20वां अनुच्छेद है उसके अंदर हमें लिखकर दी गई हैं। अनुच्छेद 21 में लिखा गया है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा होगी। सभी को जिंदगी जीने का अधिकार है, सभी को अपने एक पर्सनल स्पेस क्रिएट करने का अधिकार है, यह हमारे अनुच्छेद 21 में कहा गया है। फिर अनुच्छेद 21 अ आता है जिसके अंदर ये लिखा गया है कि सभी को शिक्षा का अधिकार है। इसके बारे में मैंने आपको इससे पहले भी बताया है। अनुच्छेद 22 क्या बोलता है? गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ संरक्षण, यानी कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है गिरफ्तार हो रहा है अरेस्ट वारंट शो करना पड़ेगा पुलिस को। बहुत सारा अगर आप पढ़ोगे ना इसमें तो बहुत डिटेल में है ये सारी चीज़ें, बट मैं आपको फिर भी एक एक सेंटेंस में समझा रही हूँ ताकि आप इसको लिख सकें और आप सारी चीज़ें सेम लिख सकते हो एज इट इज़, अपने आंसर में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो हमारा जो अनुच्छेद 22 है वो गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ संरक्षण देता है। हमें बताता है कि अगर हमें पुलिस गिरफ्तार करने आ रही है तो उसको अरेस्ट वारंट की ज़रूरत होगी, ठीक है। 24 घंटे से ज़्यादा कोई भी पुलिस कर्मी
किसी भी पुलिस थाने में या पुलिस चौकी में किसी भी अपराधी को नहीं रख सकता है, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको कोर्ट में पेश करना होगा। थर्ड क्या होता है इसके अंदर कि किसी भी महिला को या किसी भी लड़की को रात में 7 बजे के बाद ना तो गिरफ्तारी उसकी की जा सकती है, बहुत रेयर केसेस में की जा सकती है, और सेकेंडली ना ही ऐसी लड़कियों को ना ही महिलाओं को रात में थाने में रखा जा सकता है। तो ऐसे ही बहुत सारे, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो बहुत सारे इसमें आपको अधिकार देखने को मिल जाएंगे। अब आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि अगर हमारा शोषण हो रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, हमारे पास एक मौलिक अधिकार है। यह हमें देखने को मिलता है अनुच्छेद 23 और 24 में। अनुच्छेद 23 में लिखा गया कि मानव तस्करी और जबरन श्रम तो मानव तस्करी क्या होती है कि किसी भी मानव का शोषण नहीं किया जा सकता है, ना ही उसके साथ जबरदस्ती किसी तरीके की जा सकती है, चाहे वो काम के मामले में हो या किसी और तरीके से हो। ये एक तरीके का शोषण कहलाता है। अनुच्छेद 24 कहता है कि बाल श्रम नहीं होना चाहिए, यानी कि जो अंडर 18 बच्चे होते हैं उनसे काम नहीं करा सकते। ये बाल श्रम जो है वो एक गैर कानूनी काम कहलाया जाता है, और इसके बारे में हमें अनुच्छेद 24 में पढ़ने को मिलता है, और ये एक तरीके का बाल शोषण भी होता है। फिर आता है हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आज के टाइम पे एक मेन बन चुका है अधिकार, जो हमें देखने को मिलता है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में। अनुच्छेद 25 कहता है स्वतंत्रता, विवेक, पेश, अभ्यास और प्रचार, यानी कि हर एक व्यक्ति को जरूरत मतलब ये अधिकार है कि वो अपना जो धर्म है उसका प्रचार कर सकता है, ठीक है, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, बढ़ाना चढ़ाना सब कुछ बता सकता है, लोगों के सामने उसको पेश कर सकता है, अपने जो धर्म है उसका अभ्यास कर सकता है। ये सब हमारे पास अधिकार हैं, संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में आते हैं। जो अनुच्छेद 26 है वो बोलता है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की, यानी कि हर एक व्यक्ति को ये अधिकार है कि अगर उसके धर्म से रिलेटेड कोई भी कार्यक्रम हो रहा है या कोई भी ऐसी चीज हो रही है जिसमें उसको अपना पार्टिसिपेशन करना है तो वो कर सकता है। अनुच्छेद 27 कहता है धर्म के प्रचार के लिए कराधान से, यानी कि अपने धर्म के प्रचार अगर उसको करना है, उसके लिए अगर उसको कोई भी तरीके का कार्य करना है, यानी कि स्टेज लगाना है, मंच लगाना है, या कोई टेंट लगाना है, या उसके अलावा किसी तरीके की महफिल इकट्ठी करनी है, तो वो कर सकता है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म की शिक्षा को पढ़ना चाहता है, उसको आगे बढ़ाना चाहता है, उसमें किसी भी तरीके से भाग लेना चाहता है तो वो ले सकता है। अब देखिए, अगर हम देखें कि 25 से लेकर 28 तक के जो अनुच्छेद है वो एक बहुत अच्छे अनुच्छेद हैं, बहुत अच्छे अधिकार हमें दे रखे हैं, बट अगर उनको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो, अगर इन्हीं अधिकारों को हम किसी भी अधिकार को हम गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो हमें भी हानि देगा और साथ ही साथ सामने वाले पर्सन को भी हानि देगा। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, जो हमें 29 और 30वें अनुच्छेद में देखने को मिलता है। 29वां अनुच्छेद कहता है अल्पसंख्यकों के हितों में सुरक्षा, यानी कि अगर जो हमारे ऐसे पर्सन, ऐसा समूह है, ऐसी जातियां हैं जो कि अल्पसंख्यक हैं, तो उनके हितों की सुरक्षा की जाएगी। और 30वां अनुच्छेद कहता है अल्पसंख्यकों के अधिकार, शैक्षिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन का, यानी कि जो अल्पसंख्यक है ना, बेसिकली यहाँ पे उनकी बात की गई है कि वो शिक्षा के मामले में भी आगे रहें, उसमें भी ध्यान रखा जाए, बाकी प्रशासन में भी वो आगे रहें, इसका भी ध्यान रखा जाए। तो टोटली क्योंकि वो अल्पसंख्यक हैं तो उनको बढ़ावा मिलना चाहिए ताकि वो भी अल्पसंख्यक से हटके एक नॉर्मल कैटेगरी में आ सकें। अब हम देखेंगे संवैधानिक औपचारिकता का अधिकार, जो कि सबसे ज़्यादा मेन है। इसको संविधान की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, और साथ ही साथ इसको कहीं कहीं आप देखेंगे मौलिक अधिकारों की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। यह हमें अनुच्छेद 32 हमारा जो होता है इसमें मेन होता है, बट इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, अनुच्छेद 32, 33, 34 और 35, बट जो मेन आता है वो अनुच्छेद 32 में से आता है। आपको एक सेपरेट क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाएगा, आपको ये बोल दिया जाएगा जो कि संवैधानिक औपचारिकता का जो अधिकार है उसमें 5 रिट हैं, उसको
आप वर्णित कीजिए। तो आपको ये सभी चीज़ें उसके अंदर लिखनी है कि 5 रिटें होती हैं जो कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आती हैं। पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि अगर किसी पर्सन को गैर कानूनी रूप से या फिर ऐसे अपराध के लिए जिसमें वो सिर्फ डाउट हो उसके ऊपर कि हाँ ये ऐसा कर सकता है, ये ऐसा करा होगा, ये ऐसा करने वाला है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो उस व्यक्ति के पास पूरा हक होता है कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित करके वापस से घर आ सकता है और रिहा हो सकता है। तो ये हो गया हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार। सेकंड है हमारा परमादेश, जिसमें क्या होता है, न्यायालय को अगर लगता है कि वो एक पर्सन से अपना कोई कार्य करवा सकती है, ठीक है, तो वो उसके पास हक होता है कि वो उसको आदेश दे सके। सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना कर्तव्य कराने के लिए निर्देशन करना, ये एक न्यायालय के पास अधिकार होता है। फिर हमारे पास आता है अधिकार प्रेक्षा का अधिकार, जिसके अंदर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से ग्रहण किए गए कार्यालय को खाली करने का आदेश दिया जाता है। यानी कि इन सिंपल लैंग्वेज हम ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा फील होता है कि जो सामने वाला पर्सन है जिस चेयर पे यानी कि जिस पोस्ट पे वो बैठा हुआ है वो उसके लायक नहीं है, या फिर उसने वो गलत तरीके से इलीगल वे में या फिर ज़बरदस्ती उसको हासिल किया है, वो चाहे भ्रष्टाचार के थ्रू किया हो, पावर के थ्रू किया हो, पैसे के थ्रू किया हो, कैसे भी किया हो, लेकिन उसने वो जो है वो गलत तरीके से या इलीगली तरीके से हासिल किया है, तो उसको हटाया जा सकता है। ये होता है अधिकार परीक्षा। उसके बाद हमारे पास आता है प्रतिषेध का अधिकार, किसी मामले पर निचली अदालत को आगे बढ़ने से रोकना। यानी कि अगर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को ये लगता है कि जो निचली अदालत जिस भी मुकदमे को अपने पास चला रही है वो उसके दायरे के बाहर है, तो वो निचली अदालत को उसी टाइम पे आदेश दे सकता है कि आप इस जो मामला है इससे दूर रहिए, उसको हम हैंडल कर लेंगे। तो ये होता है एक और अधिकार। उसके अलावा जो आपके पास एक लास्ट आता है वो आता है उत्प्रेक्षा का अधिकार आपके पास, जिसके अंदर निचली अदालत से किसी कार्यवाही को हटाने और उसे अपने सामने लाने की उच्च न्यायालय की शक्ति। यानी कि अगर निचली अदालत के पास कोई मुकदमा चल रहा है और उसमें उच्च अदालत या फिर सर्वोच्च अदालत अगर हस्तक्षेप करना चाहती है तो वो कर सकती है। तो यही थी हमारी 5 रिटें। अब आगे हम देख लेते हैं अनुच्छेद 32 हमने देख लिया, अनुच्छेद 33 भी देख लेते हैं, बट मेन क्वेश्चन अनुच्छेद 32 से आता है। अनुच्छेद 33 में लिखा गया है कि संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और समान बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है। यानी कि संसद के पास ये अधिकार है कि जो हमारे पास पुलिसकर्मी हैं, अर्धसैनिक बल हैं, ठीक है, ऐसे बल हैं जिनके पास हथियार होते हैं, खुफिया एजेंसी हैं, उनके लिए अगर ज़रूरी है तो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है और साथ ही साथ उनको खारिज भी किया जा सकता है अगर ऐसा ज़रूरत होता है तो। अनुच्छेद 34 कहता है कि मार्शल लॉ यानी कि सैनिक शासन के लागू होने पर मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध किया जा सकता है। यानी कि जो मार्शल लॉ है आपको पता है ऐसे ही टाइम पे लागू किया जाता है जब देश की जो स्थिति होती है वो अच्छी ना हो, तब क्या किया जाता है, सैनिक शासन यानी कि मार्शल लॉ को लागू किया जाता है और ऐसे टाइम पर जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए ना उनको प्रतिबंधित किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 34 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 35 का कहता है मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकार है। यानी कि अगर संसद चाहे तो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड कोई कानून बना सकती है। अब हमने मौलिक अधिकार वाला पार्ट जो है वो कवर कर लिया है। अब हमें देखना है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। शुरू करने से पहले ही मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बता देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो, मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो एक व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए और अपने आत्म विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। तो उसी के साथ राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं जिनको डीपीएसपी भी कहा जाता है, ये कुछ ऐसे अधिकार कह लो चाहे कानून कह लो, ऐसे कानून होते हैं जो सरकार को ये मार्गदर्शन देते हैं कि सरकार को किस तरीके से कार्य करना है जन कल्याण या समाज कल्याण के लिए। देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा
का स्रोत स्पेनिश संविधान है, जहां से ये आयरिश संविधान में आया। अब देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले स्पेन में नीति निर्देशक सिद्धांतों को ऐड ऑन किया जाता है। स्पेन से जो आयरलैंड का संविधान है, जिसको आयरिश संविधान भी कहा जाता है, वो अडॉप्ट करता है और उसी के साथ साथ भारत के अंदर भी ये नीति निर्देशक सिद्धांत को अपनाया जाता है। अब नीति निर्देशक सिद्धांत को इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, डीपीएसपी की जो अवधारणा है वो आयरिश संविधान के अनुच्छेद 45 से आई है। अब देख लीजिए संवैधानिक प्रावधान। भारत के संविधान में भाग जो चौथा है उसके अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी शामिल हैं। अब आपको पता होगा मौलिक अधिकार कौन से भाग में है, मौलिक अधिकार भाग नंबर 3 में है और वहीं हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो भाग 4 में है। अनुच्छेद भी यहाँ पे मेंशन हो गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत कराता है, यानी कि अनुच्छेद 37 बताता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या कार्य आते हैं। इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। अब हम देखेंगे मौलिक अधिकार वर्सेस डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। मौलिक अधिकार यानी कि जिनको फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है, इसके विपरीत डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं का दायरा असीम है, यानी कि जो डीपीएसपी हैं वो असीमित हैं, बल्कि जो मौलिक अधिकार हैं वो सीमित हैं और यह एक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है और विद्र स्तर पर कार्य करता है, यानी कि एक बहुत बड़े स्तर पे डीपीएसपी काम करता है। डीपीएसपी में वे सभी आदर्श शामिल होते हैं जिसका पालन राज्य को देश के लिए नीतियां और कानून बनाते समय ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। मौलिक अधिकार प्रकृति में जो होते हैं वो नकारात्मक या निषेधात्मक होते हैं क्योंकि वे राज्य को सीमाएं आरोपित करते हैं। ये भी आपको पता ही होगा, अभी तक हम पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें। दूसरी ओर नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं वो सकारात्मक होते हैं क्योंकि डीपीएसपी जो है वो कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। डीपीएसपी के जो अधिकार हैं, जो कार्य हैं, वो सभी की सभी संविधान में तो मेंशन है, बट ऐसा नहीं है कि अगर डीपीएसपी का फॉलो ना किया जाए तो कोई भी व्यक्ति जाकर अदालत में केस फाइल कर सकता है। ऐसा कोई भी हमारे पास अधिकार नहीं है, बट अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो कोई भी व्यक्ति जाके सर्वोच्च न्यायालय में अपना केस फाइल कर सकता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकार साथ साथ चलते हैं। डीपीएसपी मौलिक अधिकारों के अधीनस्थ नहीं है, यानी कि जो मौलिक अधिकार और डीपीएसपी है ना, वो दोनों एक दूसरे के ऐसा नहीं कि अपोजिट हों, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। और उसी के साथ साथ जो डीपीएसपी है ना, मौलिक अधिकारों के अंडर नहीं है, मौलिक अधिकारों के साथ में ही काम करते हैं। तो इसी के साथ हमने अपना ये वाला जो यूनिट है ये भी कवर कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में ही डाउट आपका क्लियर कर दूंगी। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।